जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। आज आपको रोहिणी आयोग का रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपा गया है रोहिणी आयोग द्वारा, उसके बारे में कुछ चर्चा करते हैं। इसमें ओबीसी जो को आरक्षण मिल रहा है 27%, उसके सब कास्ट के ऊपर है कि कुछ कास्ट ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं, कुछ कम फ़ायदा उठा रहे हैं। इसके लिए रोहिणी आयोग का गठन किया गया था 2 अक्टूबर 2017 को संविधान के अनुच्छेद 340 के अंतर्गत पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच के लिए। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? जी रोहिणी, दिल्ली हाईकोर्ट के रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश थे। आयोग को निम्नलिखित बिंदुओं पर जांच करना था। क्या करना था? पहला था कि केंद्रीय सूची में ओबीसी के बीच लाभ के असमान वितरण की जांच करना। दूसरा, ओबीसी के भीतर उप वर्गीकरण के लिए एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ मापदंड का प्रस्ताव करना था। तीसरा क्या था? संबंधित जातियों अथवा समुदायों को उनकी संबंधित उप श्रेणियों में पहचानना एवं वर्गीकृत करना। चौथा क्या था? ओबीसी की केंद्रीय सूची में प्रविष्टि को अध्ययन करना, साथ ही पुनरावृत्ति, अस्पष्टता, विसंगतियों, वर्तनी अथवा प्रतिलेखन में त्रुटियों की सुधार के लिए सिफारिश करना था। ओबीसी की उपवर्गीकरण की आवश्यकता कैसे हुआ? ओबीसी को उपवर्गीकरण के लिए एक कार्य प्रणाली विकसित करने के साथ साथ सरकार को शैक्षणिक संस्थानों और रोजगार से संबंधित जातियों के उचित प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करना था। इसीलिए किया गया था। इसमें रोहिणी आयोग ने क्या किया? जांच किया। क्या जांच किया? जांच किया कि पिछले 5 वर्षों में ओबीसी कोटा के तहत दिए गए 1.3 लाख नौकरी, केंद्रीय सरकारी में जो केंद्र सरकार की नौकरी दिया, अब पिछले 3 वर्षों में विश्वविद्यालयों, आईआईटी, एनआईटी, एम्स, आईआईएम सहित केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थानों में ओबीसी प्रवेश के आंकड़ों का विश्लेषण किया। इस आधार पर रोहिणी आयोग कुछ निष्कर्ष निकाला है। क्या क्या निष्कर्ष निकाला है कुछ देखते हैं इसमें। इसलिए सभी नौकरियों और शैक्षणिक सीटों में से 97% ओबीसी के रूप में वर्गीकृत सभी उप जातियों में से केवल 25% को ही मिला। इनमें 24.95% नौकरियां और सीटें सिर्फ 10% ओबीसी समुदायों को मिला। अन्य लगभग 25% नौकरी 10 जाति को मिल गया। 983 ओबीसी समुदाय, कुल का 37% जो होता है, नौकरी और शैक्षणिक संस्थाओं में 0 प्रतिनिधित्व है, 0 प्रतिनिधित्व है। 994 ओबीसी उप समुदाय की भर्ती और प्रवेश में कुल प्रतिनिधित्व का केवल 2.68% है। इसमें और देखा गया, ग्रुप ए में जो है केंद्र सरकार की सेवाओं में ओबीसी का प्रतिनिधित्व 16.51% है। ग्रुप बी में 13.38% है। ग्रुप सी में 21.25%, इसमें सफाई कर्मचारी नहीं है। और ग्रुप डी में 17.72%, इसमें सफाई कर्मचारी भी है। इसमें एक चौंकाने वाला भी रिपोर्ट आया, केंद्रीय विश्वविद्यालय में ओबीसी कोटे के तहत एक भी प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की नियुक्ति नहीं हुई है। बताइए कितना चौंकाने वाला रिपोर्ट है। ओबीसी आरक्षण का ऐतिहासिक विकास थोड़ा देखते हैं। 1953 में हुआ था, कालेलकर आयोग का इसकी सिफारिश स्वीकार कर दिया गया, मंजूर नहीं हुआ था, सबसे पहले हुआ था। फिर 1979 में हुआ बिंदेश्वरी मंडल के स्थान में मंडल आयोग, इसका आयोग का रिपोर्ट आया 1980 में। 1990 में वीपी सिंह सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू कर दिया। और देखते हैं 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने एक सुनिश्चित करते हुए कहा था कि आरक्षण का लाभ सर्वस्व वंचित लोगों तक पहुंचे, हस्तक्षेप किया और केंद्र सरकार को ओबीसी के बीच क्रीमी लेयर का आरक्षण नीति लाया। अब क्रीमी लेयर में क्या है? 8 लाख से कम, जिसका वार्षिक इनकम परिवार का माता पिता का 8 लाख से कम है, वो क्रीमी लेयर से नीचे है। ऊपर में आएंगे तो उनका आरक्षण नहीं मिलेगा। और थोड़ा सा देखते हैं, 14 अगस्त 1993 को स्थापित राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एक वैधानिक निकाय था उस समय, और जो कि ये 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को एक संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। यानी कि राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग एक संवैधानिक निकाय हो गया है। तो थोड़ा रोहिणी आयोग का अभी रिपोर्ट आया है, अगर सरकार लागू करती है मोदी गवर्नमेंट तो ये बहुत बड़ी बात होगी। और हमको लगता है इलेक्शन से पहले ये करेगी, क्योंकि अगर जाति की जनगणना काट निकालना है तो इसको रोहिणी आयोग को लागू करना पड़ेगा।